हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है बिफोर यूपीएससी और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रत्नेश कुमार गिरी। बहुत दिनों बाद आप सभी से मुखातिब हो रहा हूं दोस्तों, और यहां पर आपके लिए एक बेहतरीन क्यूज सीरीज लेकर के आया हूं। पहले भी आपने इस चैनल पे क्यूज किए होंगे, बट इस बार मैंने इसको थोड़ा सा एक केबीसी का फॉर्मेट दिया है जिसमें हर क्वेश्चन के लिए एक अमाउंट रखा गया है। हालांकि वो अमाउंट सांकेतिक है। कल के आप लोग मुझसे मांगने मत लग जाना कि सर मैं 1 लाख जीता हूँ, 10 लाख जीता हूँ तो आप मुझे वो दो। अब फिलहाल अगर आप इस क्विज को कर रहे हैं और देख रहे हैं तो एक तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुँचाएँ, दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, क्योंकि बनाने में मेहनत और टाइम दोनों लगता है। और बदले में आपसे बस थोड़ा सा प्यार मांगा जा रहा है कि लाइक करें, दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब शेयर करें। और दूसरी जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब आप इस क्यूज़ को कर रहे हैं तो हर क्वेश्चन के लिए ना कुछ टाइम दिया जा रहा है आपको। उस टाइम के बीच में जब मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, तो आप साथ साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने जवाब देते जाएंगे, बिल्कुल ईमानदारी से, बिना किसी चीटिंग के साथ। इससे ये होगा कि आपको आपकी जो मानसिक स्थिति है, जो आपकी सोचने और याद रखने की क्षमता है वो बढ़ेगी। साथ ही साथ एक आपके अंदर एक अच्छे व्यक्तित्व का भी विकास होगा। तो बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर देते चलें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गँवाते हुए। तो आज की सीरीज़ में आपको लगभग 12 से 13 क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे, और उस हिसाब से अगर आप देखें तो आपका जो पहला सवाल है वो है, आपका पहला सवाल है दोस्तों। देखिए यहाँ पर एक सांकेतिक अमाउंट है। मैंने पहले ही जैसे बोला, ये अमाउंट आपको दिया नहीं जाएगा, बस ये आपके क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए है। और सवाल सारे के सारे इंग्लिश में रखे गए हैं ताकि आपकी एक तो इंग्लिश अच्छी हो, दूसरा आपको समझाता चलूँ। तो देखिए पहला सवाल आपका, नोबेल प्राइज इज इंस्टीट्यूटेड इन द मेमोरी ऑफ विच साइंटिस्ट, यानी इनमें से कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनकी याद में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जो है, प्रतिष्ठित अवार्ड है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार, ये दिया जाता है। तो कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनकी याद में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी? पहले ऑप्शन है आपके अल्फ्रेड नोबेल, दूसरे हैं नोबेल चैपियर, तीसरे हैं इसाक सर आइजक न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टीन। चारों के चारों फिजिक्स के दुनिया में अगर या साइंस की दुनिया में बोले तो बहुत ही बड़े नाम है दोस्तों। अल्फ्रेड नोबेल, नोबेल चैपियर, सर इजाक न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टीन। उम्मीद है अब तक आपने इस क्वेश्चन के जवाब कमेंट सेक्शन में डाल दिए होंगे। आपको कमेंट सेक्शन में या तो आप पूरा नाम भी डाल सकते हैं, या क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर लिख करके साथ में आप ऑप्शन की जो कोड है ABCD आप उसको भी डाल सकते हो। लेकिन डालना ज़रूर है, लिखना ज़रूर है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितने ईमानदारी से टेस्ट को कवर किए हैं। चलिए इसके जवाब को देखते हैं, और इसके जवाब हैं दोस्तों सर सॉरी एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आपके फिजिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी खोज की थी, जिस पदार्थ का नाम था डायनामाइट। डायनामाइट आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को, जो अवैध रूप से जो बिल्डिंग निर्माण होते हैं या किसी भी चीज़ को विस्फोट के द्वारा गिराने में काम आता है खास तौर पे। दूसरा इसका कुछ गलत उपयोग भी है, टेररिस्ट के द्वारा हमारी फौज पे और ऐसी जो इंस्टीट्यूशन है उस पे भी अटैक किया जाता है। तो नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत होती है 1901 ईस्वी में। समय याद रखिएगा 1901 ईस्वी। और ये नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिसिन यानी चिकित्सा क्षेत्र है, साहित्य है और शांति है, और एक है आपकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स। टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे पहले भारतीय थे, कौन से ऐसे पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था और किस क्षेत्र में दिया गया था। तो कमेंट सेक्शन में क्यूज के साथ साथ आप ये भी जवाब जरूर देंगे कि पहले भारतीय का नाम जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था और किस क्षेत्र में जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा अगला सवाल 1000 रुपये के लिए। सवाल ये है कि हु बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। मेरा यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रयास रहेगा कि आप चूंकि करंट से जुड़ते जाए। तो यहाँ पर अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं दोस्तों, उसी में से एक राज्य है मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में जो नया चीफ मिनिस्टर है, नए जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो कौन है।
बहुत बड़े बदलाव हुए हैं, बहुत बड़े-बड़े चेहरे यहाँ पर थे जिनको हटा करके नए चेहरों को मौका दिया गया है। तो आपके ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, मोहन यादव और भूपेंद्र बघेल। ये चारों के चारों कहीं न कहीं के मुख्यमंत्री रह चुके हैं दोस्तों, या अभी भी वर्तमान समय में हैं। तो आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। उम्मीद है आपने अपने कमेंट सेक्शन में जवाब दर्ज कर दिया होगा। चलिए देखते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका मोहन यादव। मोहन यादव वर्तमान समय में बीजेपी के एक उभरते हुए सीएम कैंडिडेट हैं। और इससे पहले अगर आप देखें तो शिवराज सिंह चौहान जो थे वो बीजेपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लगभग इन्होंने 18 से 20 साल तक शासन किया था। और इससे जस्ट पहले वाले इलेक्शन में कांग्रेस ने हालांकि वहां पर चुनाव जीता था, जिसके मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे थे। तो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है मोहन यादव। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और एक और नाम जो है दोस्तों यहाँ पर जो आप देखोगे ये है भूपेंद्र बघेल। ये पहले छत्तीसगढ़ के सीएम रह चुके हैं। तो ये चारों के चारों किसी न किसी जगह के सीएम थे। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी अर्थक्वेक जोन इन इंडिया। आपको जैसा कि पता होगा कि भारत जो है दो प्लेटों से मिलकर बना है। यहाँ पर दो प्लेटें टकराती है और इसी कारण कहीं न कहीं हिमालय का निर्माण हुआ है। तो आपको ये बताना है कि भारत में कितने भूकंप जोन हैं। कितने भूकंप जोन है? पहले यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि पहले भूकंप जोन इससे ज़्यादा थे। हालांकि उसमें से एक भूकंप जोन को अब ख़त्म कर दिया गया। तो अभी आप अपने जवाब जरूर दें कि कौन से हैं। 4 जोन है, 2 जोन है, 3 है या भारत में 8 जोन है। उम्मीद है आपने अपने जवाब दर्ज कर दिए होंगे कमेंट में। चलिए देखते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका 4 जोन। आपको जैसा कि पता होगा कि पहले के अगर आप बुक्स को देखोगे तो भारत में 5 भूकंप क्षेत्र दिखाएंगे। भूकंप जोन 1, भूकंप जोन 2, 3, 4 और 5, जिसमें 5 नंबर जो है सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कि वल्नरेबल है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर भूकंप आते हैं। और 1 नंबर सबसे सेफ है। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा दुनिया का कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ भूकंप 0 हो या सबसे कम हो। तो इसलिए भूकंप जोन 1 को हटा दिया गया। अभी आपके पास भूकंप जोन 2, 3, 4 और 5 है। यानी टोटल 4 जोन है। यहाँ पर आपको जोन की संख्या पूछी गई है। तो 4 जोन इसका सही जवाब होगा। जिसमें जो हिमालय क्षेत्र है वो आपके भूकंप जोन 5 में आता है, जो सबसे खतरनाक माना जाता है। और जो साउथ इंडिया है वो आपके भूकंप जोन 2 में आता है। तो एक इसके साथ साथ एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि आप जो भी वीडियो को देखने वाले व्यूअर हैं वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी बताते चले कि आपका जो क्षेत्र है वो किस भूकंप जोन में आता है। इससे आपको भी नॉलेज होगी और साथ ही साथ हमें भी ये जानकारी मिलेगी कि भारत में किस किस क्षेत्र में कौन सा भूकंप जोन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3500 रुपयों के लिए और वो है हु बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। मैंने पहले ही बोला कि 5 राज्यों में चुनाव हुआ और बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं सभी राज्यों में लगभग। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पर नए मुख्यमंत्री कौन है। यहाँ भी पहले का चेहरा बदला है दोस्तों। भूपेंद्र बघेल साहब, जिनको अभी मैंने बताया कि वो पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे, वो हार चुके हैं। अभी यहाँ पर आपको बताना है कि इन चारों में नया मुख्यमंत्री कौन है। पहले ऑप्शन है आपके विष्णुदेव साई, फिर है आपके रमेश सिंह, फिर टी.एस. सिंह देव और अजीत जोगी। इन चारों में बताना है कौन से आपके वर्तमान नए मुख्यमंत्री हैं। उम्मीद है आपने अपने जवाब कमेंट सेक्शन में यहाँ पर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो होगा आपका विष्णुदेव साई। विष्णुदेव साई याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के चौथे और पहले, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री है। इससे पहले जो भी मुख्यमंत्री बने, चाहे वो भूपेंद्र बघेल साहब हो या फिर रमेश सिंह हो, ये सभी के सभी एक नन आदिवासी थे, नन ट्राइबल थे। विष्णुदेव साई छत्तीसगढ़ के पहले आपके आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। और टी.एस. सिंह देव जो है ये आपके डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है। रमेश सिंह पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और अजीत जोगी भी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है।
साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पार्टी कौन सी जीती है, वो भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह ही बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। और भूपेंद्र बघेल साहब को कक्का के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, तो याद रखिए कभी कभी ये चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। जैसे शिवराज सिंह चौहान जो थे वो मामा के रूप में फेमस है। भूपेंद्र बघेल साहब जो थे, जो पहले छत्तीसगढ़ के सीएम थे कांग्रेस के, वो काका, मोर काका उनको ज़्यादा बोला जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 5,000 रुपयों के लिए ये सवाल है, विच ऑफ दीज आर क्लीन फ्यूल्स, इसमें से कौन सा है जो स्वच्छ ईंधन है। पहला ऑप्शन है पेट्रोल, दूसरा ऑप्शन है चारकोल, तीसरा ऑप्शन है कोक, चौथा ऑप्शन है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये चारों के चारों ईंधन है दोस्तों। और इसमें से आपका कौन सा है जो क्लीन फ्यूल है। क्लीन फ्यूल उसको बोलेंगे दोस्तों जो आपका धुआं नहीं करता हो, साथ ही साथ जिसके भंडारण में आसानी हो, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो। तो क्लीन फ्यूल इनमें से कौन सा होगा। उम्मीद है आपने अपने जवाब दर्ज कर दिए होंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं, और इसका सही जवाब है दोस्तों एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये जवाब आपका सही है। इससे इसके अलावा लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है दोस्तों, ये आपका क्लीन फ्यूल है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, हाइड्रोजन, ये सारे के सारे क्लीन फ्यूल में आते हैं क्योंकि इसमें से धुआं नहीं होता। पेट्रोल ये आपका हल्के वाहनों में, जो हल्के इंजन वाले वाहन है, जिसमें जैसे बाइक और छोटी कार्स वगैरह आप देख लो तो उसमें पेट्रोल का यूज़ होता है। भारी वाहनों में डीजल का यूज़ करते हैं। चारकोल और कोक ये द्वितीयक ईंधन है दोस्तों। चारकोल जो है लकड़ी से प्राप्त होता है। जब लकड़ी को हवा के एब्सेंस में, हवा की अनुपस्थिति में अगर आप गर्म करते हो तो चारकोल मिलेगा, और जब आप कोयले को हवा के एब्सेंस में गर्म करोगे तो कोक मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको मज़ा जरूर आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फिर से मैं बोल रहा हूँ पहुँचाइए, और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया भी देते चलें कि आपको कैसा लग रहा है। फिर से सवाल है सीएम वाला। तो ये पूछा गया कि हु बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना स्टेट। यहाँ भी वही चीज़ है दोस्तों, बड़े बदलाव, युवाओं को और नए नए चेहरों को मौका। तो तेलंगाना जो है, जो आपका भारत का 29वां राज्य बना था, सबसे लेट ये डिवाइड हुआ है दोस्तों। तो इसके मुख्यमंत्री कौन बने हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। यहाँ पर जब से ये स्टेट बना था, एक ही व्यक्ति यहाँ पर पिछले 10 साल 8 सालों से थे लगभग, और अभी वहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी का शासन आ चुका है। तो देखिएगा इसके ऑप्शन है चंद्रशेखर राव, बी नंबर पे है रेवंत रेड्डी, और सी नंबर पे है चंद्रबाबू नायडू, और डी नंबर पे टी राजा। इनको टाइगर राजा भी हम लोग प्यार से बोलते हैं। तो इनमें से चारों में से कौन से वो व्यक्ति हैं जो वर्तमान समय में आपके तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। पार्टी यहाँ पर अगर मैं आपको हिंट करूँ तो पार्टी है आपके INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पंजाब। तो चलिए उम्मीद है आपने अपने अपने जवाब आपने कमेंट सेक्शन में जरूर दे दिया होगा। चलिए आंसर को देखते हैं, और यहाँ पर आपका सही जवाब है दोस्तों रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी आपके कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना में। इससे पहले अगर आप देखिए तो चंद्रशेखर राव, जब से तेलंगाना बनी थी, चंद्रशेखर राव साहब जो TRS तमिलनाडु ये तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जो थी पार्टी, उसके अध्यक्ष थे। इनके प्रयास भी थे जिसके कारण तेलंगाना बनी थी, और अभी ये हार चुके हैं। तो इससे पहले रेवंत रेड्डी से पहले चंद्रशेखर राव ही तेलंगाना के सीएम रह चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू ये आंध्र प्रदेश के सीएम है, और टी राजा ये हैदराबाद क्षेत्र में के विधायक हैं। बहुत फेमस नाम है, खास तौर पे अगर आप तेलंगाना की राजनीति में देखें, या इनफैक्ट भारत में भी हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा है टाइगर राजा, टी राजा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15,000 रुपये के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ अर्थक्वेक। ध्यान से सुनिएगा, इनमें से कौन सा भूकंप का कारण नहीं है। आपके ऑप्शन है प्लेट टेक्टोनिक यानी पृथ्वी के नीचे की जो प्लेटें हैं उसकी हलचल, दूसरा ऑप्शन है पावरफुल बम विस्फोट, शक्तिशाली बम विस्फोट, तीसरा वोल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी विस्फोट, और चौथा ट्रक एक्सीडेंट। इन चारों में से कौन सा भूकंप का कारण नहीं है। पृथ्वी के नीचे की हलचल, बम विस्फोट,
आपकी वोल्केनिक यानी ज्वालामुखी विस्फोट और ट्रक एक्सीडेंट। उम्मीद है आपने अपने जवाब दर्ज कर दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका सही जवाब है दोस्तों आपका वो है ट्रक एक्सीडेंट। प्लेट टेक्टोनिक अगर आप देखोगे तो प्लेट टेक्टोनिक वो चीज़ है जिसमें जो पृथ्वी के नीचे बड़ी छोटी प्लेटें यहाँ पर हैं बहुत सारी। तो ये प्लेटें आपके गतिमान है क्योंकि पृथ्वी के अंदर का भाग पिघला हुआ है। तो ये प्लेट एक दूसरे प्लेट से टकराते हैं, दूर जाते हैं, रगड़ते हैं। तो जब भी ऐसी कुछ हलचल होती है उसके कारण भूकंप आता है। और शक्तिशाली बम विस्फोट, परमाणु विस्फोट और ऐसे जो बम वगैरह जैसे बम है, मदर ऑफ ऑल बम वगैरह, तो ऐसे विस्फोटों से भूकंप आने के खतरे होते हैं। साथ ही साथ जब शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इसके अलावा बांध का टूटना भी एक कारण हो सकता है, भूस्खलन भी एक कारण हो सकता है। लेकिन ट्रक एक्सीडेंट जो है ये पर्याप्त नहीं है आपके भूकंप को पैदा करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ट्रक एक्सीडेंट, ये भूकंप का कारण नहीं होगा, ये सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 25,000 रुपयों के लिए। हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब स्टेट। ये भी बहुत फेमस व्यक्ति हैं। हालांकि इलेक्शन पहले हो चुका है लेकिन एक ऐसी पार्टी के ये सदस्य हैं जो आजकल बहुत न्यूज़ में रहती है, कभी अपने कामों से तो कभी अपने जो किए गए कारनामों से। तो अलबेले पार्टी है। तो अगर आप देखें तो सवाल ये है कि पंजाब की मुख्यमंत्री कौन है। तो आपके ऑप्शन है भगवत मान, प्रकाश सिंह बादल, अमरिंदर सिंह लवली और हरदीप सिंह निजाम। ये चारों के चारों मुख्यमंत्री रह चुके हैं दोस्तों। तो इसी में से कोई एक सही जवाब है। उम्मीद है आपने अपने आंसर दर्ज किए होंगे। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। और इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका भगवत मान। भगवत मान जो कि आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं। ये आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं और आम आदमी पार्टी चूंकि वहाँ पर सरकार बनाई है तो उसके मुख्यमंत्री हैं। और इससे पहले ये कॉमेडियन, सांसद और सिंगर भी रह चुके हैं। इसके अलावा प्रकाश सिंह बादल भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं अकाली दल से। अमरिंदर सिंह लवली कैप्टन रह चुके हैं ये आर्मी में। अमरिंदर सिंह लवली और हरदीप सिंह निजार ये दोनों के दोनों कांग्रेस के कार्यकाल में मुख्यमंत्री का भार संभाल चुके हैं। तो सही जवाब होगा भगवत मान। पंजाब इसलिए भी फेमस है दोस्तों क्योंकि पंजाब में जो नशे की लत है बहुत बड़े पैमाने पे होती है। तो पंजाब के युवाओं को नशे से बचाना एक बहुत बड़ी समस्या है। साथ ही साथ चूंकि हमारा पंजाब का बॉर्डर पाकिस्तान वाले पंजाब, लाहौर, सिंध से लगता है। तो ऐसे में पाकिस्तान से ड्रग्स की तस्करी, हथियारों की तस्करी, नकली नोट और घुसपैठ, ये एक और भी बहुत बड़ी समस्या है जिसको कंट्रोल करना स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है 50,000 रुपयों के लिए। ये है आपके पास कि इनमें से कौन सा इलेक्शन कमीशन इनमें से किसका चुनाव संपन्न कराती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया कंडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन। इनमें से कौन से ऐसे चुनाव है जिसको संपन्न कराने का काम भारतीय निर्वाचन आयोग को दिया गया है। आपको पता होगा कि भारत में दो तरह के निर्वाचन आयोग होते हैं, एक है भारत निर्वाचन आयोग, दूसरा है राज्य निर्वाचन आयोग। संविधान में इसकी चर्चा आपके अनुच्छेद 324 से स्टार्ट होती है। तो आपके ऑप्शन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आता है। तो संसद के निर्वाचित सदस्य, चुने हुए सदस्य। और दूसरा है ऑप्शन आपका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के सदस्य। साथ ही साथ जहां विधान परिषद है उसके भी सदस्यों का चुनाव। तीसरा है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का चुनाव। और डी है आपका इनमें से सभी। इनमें से कौन से चुनाव जो है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। उम्मीद है आपके जवाब कमेंट सेक्शन में आ चुके होंगे। चलिए आंसर को देखते हैं और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है भारत में संसद के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों आता है। मेंबर ऑफ विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल जहाँ जहाँ है उसके चुनाव। प्रेसिडेंट और आपके वाइस प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये टोटल 6 तरह के चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराया जाता है। अब कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि जो लोकल इलेक्शन है, पंचायत चुनाव हो गया, चाहे आपके अर्बन लोकल बॉडी यानी मुखिया का चुनाव, वार्ड सदस्य का चुनाव और जो आपके मेयर और उप मेयर का चुनाव है, ये किसके द्वारा संपन्न कराया जाता है, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा या फिर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा।
चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 80,000 रुपयों के लिए आपका नेक्स्ट सवाल ये है कि इनमें से कौन सा वो पर्वत है जो सबसे यंगेस्ट है, सबसे युवा अवस्था में है। नेम ऑफ द वर्ल्ड यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस, यानी दुनिया का कौन सा ऐसा पर्वतमाला है जो अपनी युवा अवस्था में सबसे युवा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है आपके हिमालय, बी है एंडीज, सी है अरावली पर्वत और डी है आपका रॉकी रेंज। हिमालय आपको भारत और नेपाल वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा, एंडीज आपको देखने को मिलेगा दक्षिण अमेरिका में, अरावली भारत में ही आपको दिल्ली से गुजरात तक देखने को मिलेगा, और रॉकी रेंज ये आपकी उत्तरी अमेरिका महादेश जो है कनाडा और यूएस मैक्सिको उस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो इनमें से कौन सा सबसे युवा पर्वत है? आपके जवाब लगातार आते रहने चाहिए और उसी पे भविष्य के क्यूज भी डिपेंड है दोस्तों, क्योंकि अगर आपके रिस्पॉन्स अच्छे नहीं रहे तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। चलिए आगे देखते हैं इसके जवाब। इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका हिमालय रेंज। हिमालय रेंज जो है आपका दुनिया का सबसे युवा पर्वतमाला है, और इसी कारण से देखोगे कि युवा अवस्था में जैसे व्यक्ति में, मनुष्य में एक अस्थिरता रहती है, उसमें उन्माद रहता है चीज़ों को करने का, और वो आपके बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। उसी ढंग से आप देखोगे हिमालय रेंज भी जो है बहुत एक्टिव है, और इसी कारण से देखोगे कि बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में भूकंप आते हैं। एंडीज, अरावली और रॉकी, ये तीनों के तीनों आपके, आप देख लो तो हिमालय के मुकाबले परिपक्व अवस्था में, यानी वो अब बड़े हो चुके हैं, विकसित हो चुके हैं, तो इस कारण से ये हिमालय की अपेक्षा ज़्यादा अस्थिर है। तो इसका सही जवाब होगा हिमालय रेंज। और आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि जो हिमालय पर्वत है वो किन दो प्लेटों से मिलकर बना है, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जहां पर आज हिमालय है वहां पर पहले कौन सा सागर था। ये दोनों सवालों के जवाब भी कमेंट सेक्शन में आप देंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1 लाख रुपयों के लिए। विटामिन ए, जो कि शरीर में आपको पता होगा कि 6 तरह के पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, उस ये इसको स्थूल बोलते हैं, और विटामिन, रुक्षांश, खनिज लवण और जल ये आपके सूक्ष्म होते हैं। तो विटामिन ए जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन ए का एक और नाम क्या है? रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, थायमीन और एस्कर्बिक एसिड। ये चारों के चारों विटामिन के ही नाम है दोस्तों, लेकिन अलग अलग विटामिनों के। तो आपको बताना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए जो हमारे आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है, और इसकी कमी से आपको रतौंधी नामक बीमारी होती है, आपको कम रोशनी में दिखाई नहीं देता, और इसके लिए आपको जो है गाजर, पालक जैसे चीज़ों को खाना जरूरी होता है। चलिए आप अपने जवाब जरूर दर्ज करें, देखते हैं इसके सही जवाब को। और इसका सही जवाब है दोस्तों आपका रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है आपका विटामिन ए का नाम है। टोकोफेरॉल आमतौर पे ये विटामिन ई को बोला जाता है, और थायमीन की बात करें तो थायमीन आपका विटामिन बी1 है। एस्कर्बिक एसिड ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, और ये विटामिन सी का नाम है। तो सही जवाब है रेटिनॉल, टोकोफेरॉल विटामिन ई, थायमीन विटामिन बी1 और एस्कर्बिक विटामिन सी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका 3 लाख रुपयों के लिए। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का तीसरा युद्ध, यानी 3 युद्ध हुए हैं दोस्तों पानीपत के तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि जो तीसरा युद्ध हुआ है वो किसके बीच हुआ है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वेयर फॉट बिटवीन, पहला ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोधी, दूसरा ऑप्शन है मराठा और अहमद शाह अब्दाली, तीसरा ऑप्शन है अकबर और हेमू, और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। पानीपत का तीसरा युद्ध 1739 ईस्वी, बहुत ही निर्णायक युद्ध रहा दोस्तों। और इस युद्ध के बाद आप देखोगे कि जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों को एक कह सकते हो कि खुली छूट मिल गई कि यहाँ पर अब उनको हराने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मराठाओं के हार के बाद जब मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच ये युद्ध होता है, और इसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी होता है, मराठा पराजित होते हैं, तो भारत में मराठाओं के हारने के बाद अंग्रेजों को चुनौती देने वाली कोई बड़ी शक्ति नहीं थी। इसलिए आप देखोगे कि 1739 तक अंग्रेज कहीं ना कहीं शांत रहते हैं, और जैसे ही मराठाओं का पतन होता है आप देखोगे कि अंग्रेज पानीपत, प्लासी ऐसे युद्धों में बहुत एक्टिव हो जाते हैं, और भारत पे लगभग आपका 1757 से 1947 तक उनका एक छत्र राज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। और अगला ये सवाल आपका सेकंड लास्ट सवाल है
ये 5 लाख रुपयों के लिए सांकेतिक है दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे से मांगने मत आ जाना। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल, इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपका जलोढ़ मिट्टी नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जलोढ़ मिट्टी नहीं है। आपके ऑप्शन है खादर, बांगर, रेगुर और करेबा। चारों के चारों में से आपको बताना है कि कौन सा जलोढ़ मिट्टी नहीं है। खादर, बांगर, रेगुर और करेबा। चलिए, आपने अपने जवाब जरूर दे दिए होंगे। तो इसका सही जवाब है आपका दोस्तों रेगुर। रेगुर बोला जाता है काली मिट्टी को। और काली मिट्टी जो है कपास के उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है। काली मिट्टी में आयरन की प्रचुर मात्रा होती है, जिसके कारण आप देखोगे कि यहाँ पर जो गुजरात महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कपास का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। और बाकी तीन आप जो देख रहे हो, खादर, बांगर और करेबा, ये तीनों ही तीनों आपकी जलोढ़ मिट्टी के ही प्रकार है। खादर ये नई जलोढ़ मिट्टी होती है जो आपको जहाँ ऐसे क्षेत्र जहाँ हर साल बाढ़ आती है, तो नदियों के साथ उस बाढ़ के पानी के साथ मिट्टी की नई परत आती है, इसको बोलते हैं खादर। बांगर जो है ये पुरानी मिट्टी है और ये आपकी अपेक्षाकृत आपको ऐसे क्षेत्रों में देखने को मिलेगी जहाँ पर लगभग 4-5 साल में एक बार बाढ़ आती है, यानी लंबे अंतराल पे बाढ़ आती है। और करेबा ये भी एक प्रकार का जलोढ़ मिट्टी है जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, और ये आपको एक विशेष तरह की फसल के लिए उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो करेबा मिट्टी है ये आपकी किस चीज़ के उत्पादन के लिए फेमस है। और वो मैं हिंट दे दूं कि वो जो पदार्थ है वो आपकी सर्दी में बहुत यूज होता है, साथ ही साथ आंतरिक शक्ति को बढ़ाने में, या फिर ऐसा माना जाता है कि बच्चे को अगर गोरा पैदा करना है तो उसमें भी, हालांकि देखिए रंग पे कुछ नहीं होता, गुण पे होता है, फिर भी लोग इस तरह की चीज़ों को यूज करते हैं आंतरिक शक्ति बढ़ाने में और तंदुरुस्ती बढ़ाने में। तो आपको बताना है करेबा मिट्टी में कौन सी फसल, फेमस फसल है दोस्तों, आपकी यूज होती है। कमेंट सेक्शन में आप उसका भी जवाब देंगे और ये आपको मिलेगी जम्मू कश्मीर की घाटियों में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉरी, ये है आपका सेकंड लास्ट। सॉरी, विच ऑफ द एनिशियंट एम्पियर वेयर द फर्स्ट टू मेंटेन द बर्थ एंड डेथ रजिस्टर टू सिटीजन। भारत का वह कौन सा पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा के जन्म और मृत्यु पंजीकरण का प्रमाण पत्र रखा था, जिसने पहली बार बर्थ और डेथ रजिस्टर मेंटेन किया था। और आपके ऑप्शंस हैं बिम्बिसार, दूसरा है अशोक, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसमें मैं आपको बताता चलूं कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ये गुप्त वंश का है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का है, अशोक भी मौर्य वंश का है और बिम्बिसार हर्यक वंश का है। तो पहला कौन सा शासक था जिसने अपने राज्य में नागरिकों के लिए जन्म और मृत्यु का यहाँ पर एक लेखा जोखा तैयार करता था। उम्मीद है आपने अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दे दिए होंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टेड सवाल है दोस्तों कि सोचो आज से लगभग 2800 साल पहले आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी कि जन्म और मृत्यु का रजिस्टर मेंटेन किया गया है। तो इसके सही जवाब है दोस्तों आपके चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। इसने धनानंद को हराया था दोस्तों। और चाणक्य वो इंसान थे, चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य एक छोटे से आदिवासी बालक को यहाँ पर मगध का सम्राट के रूप में स्थापित किया था और धनानंद का घमंड तोड़ा था दोस्तों। तो सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। इनका एक 80 खंबे का महल है, लकड़ी और पत्थर से बना हुआ। कभी आप पटना के कुम्हरार जाओगे तो ये महल आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छे शासक थे दोस्तों। और इन्होंने सिकंदर का जो सेनापति था सिलिकस निकेटर, उसको भी हराया था और उनकी बेटी से विवाह भी किया था। और ये आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है आपका, मिशन दक्ष जो न्यूज़ में है वो किससे जुड़ा हुआ है। अ स्पेशल एफर्ट ऑफ वीक स्टूडेंट फॉर बेसिक लर्निंग, यानी कमज़ोर बच्चे को उनकी बुनियादी ज्ञान देने के लिए है। दूसरा है नई बिल्डिंग फॉर दक्षता एग्जाम, दक्षता परीक्षा जो होती है सक्षमता, उसके लिए नई बिल्डिंग निर्माण किया गया है मिशन दक्ष के द्वारा। तीसरा है मैक्सिमाइज द टीचर क्वालिटी एंड ट्रेनिंग, टीचर को की गुणवत्ता को सुधारने के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। या डी नन ऑफ द अबव। चारों में से कौन सा ऐसा है जो मिशन दक्ष से जुड़ा हुआ है।
तो इसके सही जवाब में दोस्तों आपका कमज़ोर बच्चों के लिए यहाँ पर स्पेशल व्यवस्था की जाएगी। और इसमें आप देखोगे कि ख़ास तौर पे बिहार में आपका ये 3:30 से 4:30 का जो टाइमिंग है, ये ऐसे बच्चों के लिए है जो जो कमज़ोर हैं, उनके लिए एफ़र्ट किया जा रहा है। और इसी में आप देखोगे कि प्रत्येक शिक्षक को 5 बच्चे को गोद लेना है और ये जो मिशन दक्ष है, इसकी शुरुआत होती है 1 दिसंबर 2023 से और इसका मंत्रालय है शिक्षा विभाग। तो चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार, पर्यावरण का ध्यान जरूर रखिएगा। और इससे बेहतर तो और कुछ नहीं दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। फिर से जय हिंद।